हे एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में बात की थी। तो उसमें दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम अपनी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। ठीक है, नॉन मेटल्स वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्शन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, रिएक्शन करते हैं तो किस तरह की रिएक्शन करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बता दूं बेटा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर पाए। क्यों नहीं करते हैं? देखो, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाते हैं हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करने के लिए वाटर में से। ठीक, किसमें? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। यानी कि वाटर में जो हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है उसको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं। व्हाट इट? समझ में आ गया? तो हमें यहां पर कुछ नहीं लिखना है, सिंपली सा लिखना है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस वैसे ही इवॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, यानी डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन अगर हम कराते हैं नॉन मेटल्स की तो क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इनकैपेबल होते हैं हाइड्रोजन को एसिड्स में से रिमूव करने के लिए। ठीक है, जब इनकैपेबल है इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो होगी नॉन मेटल्स को डाइल्यूट एसिड्स की वो होगी ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स do not react with dilute acids। क्यों? बिकॉज क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा वो इनकैपेबल होते हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? व्हाट इट? जैसे नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस होगा, ये कोई भी नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर नहीं होगी और ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ में होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब नॉन मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कैसे होगी? ठीक है, reaction of non metals with salt solutions। ठीक, देखो, जो अधिक क्रियाशील या अधिक रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके
सॉल्यूशन से, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, कैसे समझते हैं? देखो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि एक कोई नॉन मेटल है ए, ठीक है, इसको हमने बीसी नॉन मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। अब हमें पता है कि ए जो है वो बी से ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो यहां पर ए क्या करेगा, इस बी को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, और उसकी जगह ले लेगा। बात समझ में आ गई? और बी जो है बेचारा अकेला रह जाए। क्यों? क्योंकि ए जो है वो ज्यादा बलवान है। इसी तरह से अगर नॉन मेटल्स के तरह में बात करें कि अगर एक नॉन मेटल ए है वो बी नॉन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ए जो होगा वो कैपेबल होगा बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कराने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम ब्रोमाइड ले लो, NaBr। ठीक, इसमें हमने क्लोरीन गैस डाल दिया। देखो क्लोरीन गैस जो होती है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा और ब्रोमीन। ठीक, इक्वेशन को बैलेंस कर दो, 2NaCl Na2 हो गए। ठीक, तो हम कह सकते हैं व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, देन सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन आर फॉर्म्ड। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्लोरीन जो है वो अधिक क्रियाशील है। क्लोरीन अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कैपेबल है ब्रोमीन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिमूव करने के लिए। गॉट इट? बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन मैंने आपको दोनों का करा दिया था शुरुआत में ही, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का आगे बता देंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं, कहां कहां पर इनका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए यूजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स कि मेटल्स के यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स, देखो बेटा अलग अलग मेटल्स का अलग अलग उपयोग है। तो कुछ मेटल्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे जो कॉमनली यूजिंग मेटल्स हैं उनके बारे में, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। क्यों इलेक्ट्रिक वायर्स क्यों बनाते हैं? बिकॉज एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सेकेंडली हम बात करते हैं जिंक मेटल की। ठीक, जिंक मेटल का प्रयोग करते हैं बेटा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जैसे कोई रेयर मेटल है जो जल्दी कोरोड होता है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो उसका कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक, तो सेकंड पॉइंट क्या है, जिंक मेटल is used for galvanizing आयरन। अब क्यों कहते हैं गैल्वेनाइज, इसकी आयरन के ऊपर इसकी परत क्यों चढ़ाते हैं, ताकि आयरन को कोरोड होने से बचा सकें। ठीक है, तो जिंक मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ऊपर क्या करते हैं, रेयर मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल की परत चढ़ा देते हैं जो आसानी से हवा के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद में कोरोड नहीं होता है।
ठीक है। तो मोस्टली क्या करते हैं, जिंक मेटल का आयरन के ऊपर परत चढ़ी होती है ताकि वो उसमें जंग ना लगे। ठीक है। तो जिंक मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, और थर्डली हम बात करें, टिन जो देखा होगा आपने सभी ने, टिन का प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग के लिए, टाँका वगैरह लगाने के। टिन इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। ठीक, ऐसे ही अन्य मेटल्स भी हैं, जैसे मरकरी को थर्मामीटर में यूज करते हैं। मरकरी क्या है, लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो मरकरी मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स। ठीक है, मरकरी जो पारा थर्मामीटर देखा होगा जिससे बुखार वगैरह मेजर करते हैं, तो मरकरी ही उसमें भरा हुआ होता है। तो मरकरी मेटल इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। गॉट इट। अब सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन सब का उपयोग आप जानते हैं ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनसे बर्तन वगैरह बनाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक बेटा, और एल्यूमिनियम फॉइल्स को भोजन वगैरह पैक करने के लिए, मेडिसिन को पैक करने के लिए यूज करते हैं। लेड मेटल जो है पीबी, उसको कार बैटरीज में उपयोग करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं मेटल्स के। तो अलग अलग मेटल के अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग जगह पर यूज होता है। जैसे लोहा, पुल वगैरह बनाने के लिए, ब्रिज वगैरह बनाने के लिए, घरों में यूज करते हैं हम। ठीक है, जहाज बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए। तो आयरन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिज, हाउसेज, शिप्स एटसेट्रा। ठीक, तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि मेटल्स का उपयोग, कौन कौन से मेटल्स का उपयोग कहां पर होता है। ठीक है, आप डेली यूज में जो मेटल्स देखते हैं उनको लिख सकते हैं कॉमनली। ठीक है, तो आयरन का तो बहुत ब्रॉड यूज है हमारी डेली लाइफ में, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जिंक सरिया के ऊपर चढ़ के आता है, आयरन रॉड्स के ऊपर लिख सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक, तो नॉन मेटल्स में बेटा सबसे पहले हम बता दें कि जो सल्फर नॉन मेटल है उसको दवाइयों में प्रयोग करते हैं, सल्फर ड्रग्स बनाने में, सल्फ्यूरिक एसिड्स बनाने में। ठीक है, गन पाउडर बनाने में। तो सल्फर जो नॉन मेटल है उसका प्रयोग हम उसके कंपाउंड्स को बनाने में करते हैं। सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग compounds such as sulfur drugs, sulfuric acid, गन पाउडर। ठीक है, इन सब में हम क्या करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं। अब सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, सेकेंडली बता दें बेटा बोरोन। बोरोन को हम सुहागा बनाने में करते हैं, बोरेक्स। ठीक है, बोरोन भी क्या है, एक नॉन मेटल है और इसका प्रयोग करते हैं कंपाउंड बनाने में। बोरेक्स यूज टू मेक कंपाउंड बोरेक्स। और इसका प्रयोग कहां करते हैं, जैसे हम लोग स्किन के ऊपर जो ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, पेस्ट वगैरह लगाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, बोरेक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थर्डली बात करें फॉस्फोरस। जो पटाखे वगैरह बनाते हैं हम लोग दीपावली पर, जो पटाखे चलाते हैं उनमें हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो फास्फोरस भी एक नॉन मेटल है। फास्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग क्रैकर्स। गॉट इट। आगे देखिए और कुछ नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो बहुत ही अहम रोल है हमारे डेली लाइफ में। क्या रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक, गॉट इट। तो कार्बन को हम फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं। फिफ्थ, कार्बन इज यूज्ड एज फ्यूल, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। गॉट इट। अब जैसे गैसेस हमारी हो गई, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सभी के जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इन सभी के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली गैसेस हैं। और ये किसके अंतर्गत आती हैं, नॉन मेटल्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। आयोडीन आप सभी ने सुना होगा, तो जो जितनी भी जो थायराइड से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम आयोडीन से प्रिवेंट कराते हैं, आयोडीन का प्रयोग करके। ठीक है। और भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे ब्रोमीन हो गया, इसको डाई वगैरह बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे नॉन मेटल्स के, जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते रहते हैं। ठीक, तो मेटल्स के यूजेस हो गए, नॉन मेटल्स के यूजेस हो गए, और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई नॉन मेटल्स की। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे होती है, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक, तो इसके अंदर हम दो तरह के केसेस पढ़ेंगे कि कैसे मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, और नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन कैसे करते हैं। तो पहला केस जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, कि मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो बेटा जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां पर एक आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक, और जो कंपाउंड बनकर आता है वो क्या कहलाता है, हमारा आयनिक कंपाउंड। अभी बताऊंगा ये आयनिक क्या है। ठीक है, देखो आयनिक बॉन्ड सबसे पहले समझ लो, आयनिक बॉन्ड क्या है। आयनिक बॉन्ड जो बनता है बेटा वो बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। जैसे हम बात करेंगे अभी एक एग्जांपल की, तो आयनिक बॉन्ड समझ लो पहले। आयनिक बॉन्डिंग क्या है, आयनिक बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। ठीक, तो इसके अंतर्गत पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स। ठीक, केस 1 में। और ये किसके किसके मध्य बनता है, मेटल, और जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं। ठीक, आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्डिंग is the complete transfer of valence electron between atoms। ठीक, एटम्स के बीच में क्या होता है, एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तब जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और
ये जो बॉन्ड होता है बेटा, ये दो अलग अलग अपोजिटली चार्ज आयंस के मिलने से बनता है। ठीक है, अब इस केस में मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जैसे सोडियम। ठीक है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्या बना लेता है, Na+। ये मेटल हो गया हमारा, गॉट इट। तो ऐसे केस में क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना लेते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इस आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स। हमने यहां पर सोडियम और क्लोरीन ले लिया। सोडियम का आपको पता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यानी लास्ट वाले ऑर्बिट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 7। तो मेटल्स क्या करते हैं, सोडियम के पास कैपेबिलिटी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है और पॉजिटिव आयन बना लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, अब ये 7 डोनेट तो नहीं कर सकता, तो क्लोरीन के पास टेंडेंसी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन बना लेगा। यहां पर इस केस में ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब देखो बेटा, यहां पर Na+ हो गया और Cl- हो गया, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे, जो कि एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि ये दोनों आयनिक बॉन्ड्स के से बने हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया Cl को। ठीक है, यहां पे लूज किया, Na+ में बना लिया, और इसने क्या किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और Cl- करा दिया। दोनों ने आपस में रिएक्शन की और क्या बना लिया, एक आयनिक कंपाउंड बना लिया NaCl। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो सोडियम मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नॉन मेटल को डोनेट कर दिया। बात समझ में आ गई। ठीक, तो आयनिक बॉन्डिंग कहां पर होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांसफर होंगे, और अपोजिटली चार्ज आयंस जो हमारे बनते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस के बाद में, तो उनके बीच में एक फोर्स आएगा। ठीक है, एक फोर्स डेवलप होगा जिससे वो दोनों आपस में रिएक्शन करके एक आयनिक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक, अब आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं या आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखो, अभी मैंने बताया पॉजिटिव आयन जो कि कैटायन कहलाता है और नेगेटिव आयन जो हो एनायन कहलाता है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है। आपको सभी को पता है, लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, इस केस में क्या था, Na+ का था और Cl- था। ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुई और इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो इसके मध्य में, इन दोनों के मध्य में एक केमिकल बॉन्ड बन गया और हमारा आयनिक कंपाउंड जो था वो NaCl बन गया। बात समझ में आ गई। अब जो बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में उसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक, या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स जो एनायन और कैटायन को एक साथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाती है, एक साथ अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाती है, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। एंड द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। और जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ NaCl हमने बता दिया आपको इसके एग्जांपल से कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा, और ये कैसा है, एक आयनिक क्लोराइड है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी एक हमारा क्या है, आयनिक क्लोराइड है। ठीक, तो हम इसका फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये कैसे बना, देखो बेटा, एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है 12। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें
तो क्या होगा 282, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 282, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हम बात करें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब क्लोरीन Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा 287। यहां पर इसमें देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक, बात समझ में आ रही नहीं। तो अब देखो यहां पर क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल एटम है 2, यानी कि Mg के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mg2+ बना सकता है और दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे इनके बीच में रिएक्शन होगी, एक डायग्राम के थ्रू समझो। ये हमारा Mg मान लीजिए, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक Cl ये और एक Cl ये, ठीक। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7। ऐसे ही बेटा यहां पर यहां कर लो, यहां पर 2 3 4 5 6, 2 2 3 2 4 6 और एक 7, ठीक। यहां देखो इन दोनों ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, ठीक है। और आगे चलकर जो कंपाउंड बना वो देखो किस तरह से बनेगा Mg+2, ठीक है, Mg+2 यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो Mg+2 बन गया और यहां पर Cl- और Cl-, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक बॉन्ड ये बन गया आयनिक और एक ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे इसकी हमारी फॉर्मेशन हुई। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम ने लूज किए हैं, द 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मैग्नीशियम एटम आर गेन्ड बाय क्लोरीन एटम्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए मैग्नीशियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस। बात समझ में आ गई। तो मैग्नीशियम ने यहां पर क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया ताकि इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ठीक है। और प्रत्येक क्लोरीन के एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया मैग्नीशियम से, ठीक है, ताकि इन दोनों का भी ऑक्टेट कैसा हो जाए स्टेबल आ जाए। और जब ये इसने इलेक्ट्रॉन को 2 को दे दिया तो इसने क्या किया Mg2+ बना लिया और यहां Cl- और Cl- बना लिया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुई और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा रहता है कि हाँ आपको समझ में नहीं आया तो वो आप हमसे एक बार टॉपिक लिख के भेज दीजिए, हम उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक है। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 कैसे बनेगा। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी आयनिक बॉन्डिंग के बाद ही बनेगा। गॉट इट। कल हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। थैंक यू बेटा।